हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित जो कि जीके जीएस से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग बहुत सारे जो है जीके जीएस का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत सारे जो हैं रहते हैं, तो इसलिए बच्चे आपको सारे कॉन्सेप्ट के साथ सारा जो है आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, बस आपको सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बच्चे, बिना किसी समय को गवाए हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, और भी एक इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर हमारे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ये पूर्णिया में ब्रांच है। ठीक है, आप पूर्णिया में रहने वाले या पूर्णिया के आसपास जो भी रहने वाले फ्रेंड्स हैं वो ज़रूर जो है हमारे कोचिंग को ज्वाइन करें। ठीक है, हमारा जो पता है वो क्या है, तो सौम्या एजुकेशन और फर्स्ट अटेम्प्ट। सौम्या एजुकेशन का जो ब्रांच है वो डीआईजी चौक पर स्थित पूर्णिया में है, और दूसरा जो है हमारा रणभूमि मैदान यूरो किड्स प्ले स्कूल के फ्रंट में है। ठीक है, तो आज ही अपना नामांकन सुनिश्चित कराइए और आपका बैच जो प्रारंभ होने वाला है वो 3 अक्टूबर से होने वाला है। तो चलिए बच्चे, देर किस बात की, तो एकदम आप लोग जो है आइए। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो वो हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही जो बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं तो वो लाइव सेशन करने के लिए हमारे साथ जो है वो जुड़ जाइए। उनकी क्लास जो है गूगल मीट पर होगी। तो चलिए बच्चे, तो विशेष इंक्वायरी के लिए हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर क्या कीजिए, कॉल कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रश्न के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न हम लोग 18 नंबर से स्टार्ट करेंगे, और 18 नंबर आपके स्क्रीन पर चलिए आ चुका है। कह रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। पृथ्वी के सबसे करीब यानी कि पृथ्वी का सबसे निचला मंडल कौन सा कहलाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो और दूसरा है आयन मंडल, सी नंबर में है समताप मंडल, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो पृथ्वी का सबसे क्या होता है, सबसे करीब यानी कि सबसे नीचे का जो है वायुमंडल का सबसे नीचे का जो है मंडल माना जाता है, हिस्सा माना जाता है। इसी मतलब कि परत में, क्षोभ मंडल में ही क्या होता है कि आर्द्रता, वर्षा, जलकण, धूलकण और जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, नमी, ये सारी चीज़ें, सारी घटनाएं जो हैं वो इसी मंडल में होती है, यानी कि क्षोभ मंडल में ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। बताइए मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात कि अगर तापक्रम मापने की बात हो तो ये जर्मन चिकित्सक का यानी कि जर्मन डॉक्टर का ये क्या है, योगदान है। ठीक है, वो जिनका नाम था वुंडरलिच। क्या नाम था, वुंडरलिच। वुंडरलिच महोदय ने क्या किया था, मनुष्य के शरीर के तापक्रम को मापा था। ठीक है, और उन्होंने कहा था
कि एक स्वस्थ और एक सामान्य मनुष्य में जो है तापमान को क्या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या जिसको हम अगर फ़ारेनहाइट में लेना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री F यानी कि फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इतना मानक के रूप में क्या किया था, मतलब कि मेजरमेंट किया था कि इतना होना चाहिए। तो चलिए अब हमारे आंसर की ओर चलते हैं। तो 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? आप सभी को पहले भी बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी बात तो आप जानते ही हैं। चलिए, यानी कि कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका के अंदर के हर हिस्से में, हर पार्ट में क्या करती है, यानी कि एक ऊर्जा का संचार करती है। ठीक है, चलिए, यानी कि ऊर्जा को पहुंचाना पूरे बॉडी में, वो एनर्जी को पहुंचाना पूरे बॉडी में किनका काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम अपने ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो जब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो पूरे शरीर में ऊर्जा का संचय करती है तो इससे क्या होता है, यानी कि श्वसन करने में, रेस्पिरेशन करने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, तो चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, श्वसन से यानी कि रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कह रहा है कि रडार के आविष्कारक कौन हैं? फ्रैंक हीटल, लैंडर स्टीनर, अल्बर्ट टेलर और मार्कोनी। मार्कोनी रेडियो के आविष्कारक है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि कौन है। तो रडार के आविष्कारक कौन है? तो अल्बर्ट टेलर है, अल्बर्ट टेलर है। ठीक है, चलिए, अब ये अल्बर्ट टेलर ने रडार का आविष्कार कब किए थे? 1922 में किए थे, 1922 में किए थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि विमानों को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रडार का उपयोग किया जाता है। कहेगा रडार का क्या उपयोग है? तो विमानों का पता लगाने के लिए, विमानों का पता लगाने के लिए। चलिए यहां तक समझ गए ये क्वेश्चन। तो हमारा राइट आंसर यानी कि विमानों का पता लगाने के लिए अल्बर्ट टेलर ने रडार का आविष्कार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो ये एकदम आप पढ़े होंगे कि E बराबर mc², ये जो फॉर्मूला है, इस समीकरण को किसने दिया, इस इक्वेशन को किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, चलिए अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो बोलेंगे हैनीमैन। हैनीमैन जो है वो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर पूरा नाम बोला जाए तो इनका पूरा नाम सैमुअल हैनीमैन है, सैमुअल हैनीमैन है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है किसमें?
जल में, वायु में, निर्वात में या कोई नहीं? बताइए भाई क्या होगा? तो सबसे किसी वस्तु का भार अगर अधिकतम होगा तो वो किस में होगा? निर्वात में होगा। किस में होगा? यानी वैक्यूम में होगा। किस में होगा? वैक्यूम में होगा। यानी कि जब भी किसी वस्तु का भार खास करके इक्वेटर पर क्या होता है? इक्वेटर पर न्यूनतम होता है। याद रखिएगा कि अगर वस्तु का भार जो है, वस्तु का भार इक्वेटर पर क्या होगा? इक्वेटर पर क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा, जीरो होगा। याद रखेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी कि कहीं ये न्यूनतम होता है। और उसके बाद पृथ्वी के केंद्र पर जो है हम क्या देखेंगे? अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र पे क्या हो जाएगा? वो इक्वेटर पर क्या होगा? कम होगा और केंद्र पर शून्य होगा। सेंटर पर हो जाएगा जीरो। याद रखिएगा, थोड़ा सा ग्रे हो गया, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। सेंटर पर यानी केंद्र पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जैसे कि कोई भी कृत्रिम उपग्रह पर क्या करते हैं? हम परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? यानी कि गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान जो है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कहेंगे वस्तु का भार सबसे अधिक किस में होगा? तो निर्वात में होगा। कम किस में होगा? तो इक्वेटर यानी ध्रुवों पर होगा। और केंद्र पर क्या होगा? तो शून्य होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, एड्स में डी का क्या तात्पर्य है? एड्स में डी का क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो देखिए एड्स का फुल फॉर्म पहले हम लोग जान लेंगे। ए फॉर होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये डी फॉर क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी। डी फॉर क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आवेग माप है किसका? आवेग माप है किसका ये देखना है। तो आवेग जो है वो किसका माप होता है? द्रव्यमान का होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि आवेग गतिमान द्रव्यमान का क्या करता है? माप होती है। गतिमान द्रव्यमान की क्या होती है? आवेग माप होती है। ठीक है, आवेग का माप जो है इस बात पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु की गति का द्रव्यमान कितना है और वह कितनी तेजी से चल रहा है। आई बात समझ में? इसलिए आवेग का माप किससे मापी जाती है? तो उनके वस्तु के द्रव्यमान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा रबड़ के संश्लेषण में निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का, आइसोप्रीन का, एथिलीन का, अमोनिया का। जल्दी बताइए क्या होगा? तो देखिए रबड़ जो है ये एक क्या है? ये एक कृत्रिम बहुलक है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि रबड़ के संश्लेषण में जो है आइसोप्रीन का, ठीक है, आइसोप्रीन का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, किस रंग का तरंग कम होता है? देखिए सबसे अधिक जो वेवलेंथ होता है वो किसका होता है? बैगनी का होता है। अगर सबसे कम कहा जाए तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होगा? लाल रंग का होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 29 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताएंगे।
ठीक है, चलिए अब यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है तो CaSO4, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ हाफ HO, ठीक है, ये होता है, यानी कि CaSO4 यहाँ आपका क्या है, थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखेंगे, टाइपिंग में थोड़ा क्या हो गया है, दिक्कत हो गया है, ठीक है, 2H2O, ठीक है, 2H2O, CaSO4 2H2O, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि यह एक क्या है, ये एक निर्जलित जिप्सम है, क्या है, निर्जलित जिप्सम है, ठीक है, जिप्सम है भाई, निर्जलित जिप्सम है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक निर्जलित जिप्सम है जिसमें कि श्वेत पूर्ण रूप से यानी कि श्वेत रंग के चूर्ण जो है उसको क्या किया जाता है, निर्जलित जिप्सम में मिलाया जाता है, ठीक है, और जिप्सम यानी कि CaSO4 2H2O को जब क्या किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है, हीट करने पर क्या होता है कि ये किस में बदल जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी समझ में आ गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक यानी कि जिसको हम फंगस कहते हैं, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, पक्षी के अध्ययन को हम एंटीमोलॉजी कहते हैं, ठीक है, किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं, और आनुवांशिकता के अध्ययन को हम जेनेटिक्स कहते हैं। चलिए, तो राइट आंसर ए हो गया, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, HIV की खोज की थी, किसने की थी, कोल्फ ने की थी, लुक मॉन्टेनियर ने की थी, फ्लेमिंग ने की थी, या एडवर्ड जेनर ने की थी, ये बताना है। तो HIV की खोज जो है वो किसने की थी, तो बोलेंगे लुक मॉन्टेनियर ने की थी, लुक मॉन्टेनियर ने की थी। लुक मॉन्टेनियर जो थे एक फ्रांस के चिकित्सक थे, ठीक है, उन्होंने 1983 में क्या किया, ये इन्होंने HIV की खोज की, ठीक है, चलिए अपने मतलब इंस्टीट्यूट में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, राइट आंसर इसका हो गया बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 300 मीटर पर सेकेंड या 1490 मीटर पर सेकेंड या फिर 5130 मीटर पर सेकेंड या 1269 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हवा में ध्वनि का जो वेग होगा वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वायु में जो हवा की जो चाल होती है वो ध्वनि की जो चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अगर शुष्क वायु में बोले तो 20 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है, कौन सबसे अस्थायी तत्व है ये आपको बताना है। चलिए, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा सीसा, लोहा, यूरेनियम, ठीक है। तो देखिए अस्थायी तत्व की बात कर रहा है, परमानेंट एलिमेंट की बात हो रही है। तो परमानेंट एलिमेंट जो है यानी कि कौन है, तो सीसा है, यानी कि पीबी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मस्तिष्क ज्वर किस
जिस जीव के कारण होता है वह कौन सा जीव है। ठीक है, चलिए, विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कबूतर, सुअर। कबूतर सुअर तो एकदम नहीं होगा। अब विषाणु और जीवाणु में आप हमें एकदम बता सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, मस्तिष्क ज्वर होता है। ठीक है, जिसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं मस्तिष्क ज्वर को, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस कहते हैं। चलिए, ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किलोग्राम में, ग्राम में, AMU में या कैरेट में। तो कैरेट में तो हम किसको, सोना को मापते हैं। कैरेट में हम सोना को मापते हैं। ठीक है, चलिए, तो ग्राम में हम नहीं बोलेंगे। ग्राम में किसी भी द्रव को, लिक्विड को मापा जाता है ग्राम या किलोग्राम में। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो परमाणु क्या है, ये कई सूक्ष्म जो है अणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको AMU में क्या किया जाएगा, मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका हो गया सी। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग कल करेंगे। तो आज का सेशन बच्चे कैसा रहा, ये आप सभी हमारे कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आपकी सारी जो है क्वेरी हमारे इस अलग अलग सेशन में बिल्कुल हो पाएगी और आपकी तैयारी एकदम से हम ऐसा करा देंगे कि आपका BPSC टीचर आराम से क्रैक होगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। बाय बाय।